गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शिल्पकला और उद्योग एवं उपनिवेशवाद में कल हमने जो चर्चा की थी, जो 18वीं शताब्दी के अंदर ब्रिटिश जो साम्राज्य था उस दौरान महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनके बारे में हमने जाना था। महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई थी उनकी चर्चा हमने की थी। आज हम बात करते हैं भी ब्रिटिश विजय यानी भारत के अंदर जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ था उससे पहले भारत की जो स्थिति थी वो किस प्रकार थी, उसके उद्योग किस प्रकार थे, शिल्पकला यानी भारतीय जो व्यापार होता था विदेशों के साथ, यूरोप के साथ जो व्यापार होता था वो किस प्रकार था। देखिए 18वीं शताब्दी के दौरान 18वीं शताब्दी के आने से पहले यानी 18वीं शताब्दी से पूर्व जो है भारतीय जो गांव थे वो क्या थे, आत्मनिर्भर थे। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है भी वो अपने द्वारा जितनी भी प्रकार की जो वस्तुओं का उत्पादन जो होता था उसके सहारे अपना जो है जीवन वो चलाते थे। बहुत से जो समुदाय थे वो क्या थे, आपस में मिलकर काम करते थे। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो कार्य कृषकों यानी किसानों के साथ साथ जो कारीगर लोग होते थे उनके द्वारा भी किए जाते थे। तो 18वीं शताब्दी से पूर्व जो भारतीय जो गांव थी, भारतीय जो गांव थी वो क्या थे, एक परिपूर्ण इकाई थे। परिपूर्ण एक इकाई के रूप में काम करते थे। उन्हें क्या है, बाहर या जो शहरी क्षेत्रों की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो एक दूसरे के काम से ही अपना जो है वो दैनिक दिनचर्या चलाते थे। इस पर क्या था, जो कृषक और मजदूर लोग थे, कृषक और जो मजदूर लोग थे, इनके अलावा जो गांव के अंदर बहुत से कारीगर होते थे। कारीगर होते हैं विभिन्न प्रकार की जो है वस्तुओं का निर्माण करने वाले जो समुदाय होते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति जो अपने हाथ से किसी चित्रकला या जो शिल्पकला थी, दस्तकारी होती थी, उसके माध्यम से कपड़े की जो बुनाई करना, इसके साथ साथ जो लकड़ी का काम करना। तो विभिन्न प्रकार के क्या थे, समूह थे। तो जिसके अंदर सबसे जो प्रमुख थे वो थे बुनकर, जो कपड़े बुनाई का काम करते थे। इसके साथ साथ बढ़ई जिसे लकड़ी का काम किया जाता था, और कुम्हार जो मिट्टी का काम करता है, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं वो किसके द्वारा किया जाता था, कुम्हार के द्वारा। लकड़ी के जो किसानों के लिए हल या जो औजार बनाए जाते थे, इसके साथ साथ घर के अंदर जो प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के जो फर्नीचर का जो सामान बनाया जाता था वो किसके द्वारा होता था, बढ़ई के द्वारा। और बुनकर जो विशेष प्रकार के जो कपड़ों का निर्माण करते थे, हाथ से बने हुए जो कपड़े होते थे, चरखे की कताई यानी जो तकली से जो कपड़े बनाए जाते थे वो किसके द्वारा होता था, बुनकर के द्वारा। और इसके साथ साथ सुनार भी क्या है उस समय थे, जो विभिन्न प्रकार के जो आभूषणों का निर्माण करते थे, सोने और चांदी के आभूषणों का। तो इस प्रकार बहुत से ये जो वर्ग होते थे या जो समूह होते थे वो आपस में मिलकर क्या है एक दूसरे के साथ सहयोग के द्वारा अपनी दैनिक जो दिनचर्या थी उसके चलाते थे। वो एक दूसरे पर गांव की जो एक इकाई के रूप में काम करते थे। इसके कारण क्या था, कृषक और जो मजदूर लोग थे वो अनाज का जो उत्पादन करते, इसके लिए जो बुनकर थे, बढ़ई थे, कुम्हार थे, सुनार थे, वो क्या है इनके लिए, जैसे सुनार आभूषणों का जो काम करता था तो आभूषण कृषक या जो मजदूर लोग थे वो इनसे प्राप्त करते थे। इसके बदले में वो उसको अनाज देते या जो मजदूर थे उसके लिए काम करते थे। तो इस प्रकार जो गांव में जो जनसंख्या थी या ग्रामीण जो समूह था, इकाई थी, वो क्या है एक अपने आप में क्या थी, परिपूर्ण थी।
इस प्रकार कारीगर जैसे थे, कारीगर विभिन्न प्रकार की, अब कारीगर थे वो क्या थे, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करते थे। इसके साथ साथ फर्नीचर, जेवर जैसे मैंने बताया था भी, ये सभी क्या है, अपने अपने जो कार्यों में निपुण थे और अपना जो काम विभिन्न प्रकार से करते थे, जो कि कृषकों और मजदूरों के लिए या गांव की जो है परिपूर्ण इकाई के लिए जो महत्वपूर्ण थी। तो इस प्रकार जो गांव की जो अर्थव्यवस्था थी, गांव की अर्थव्यवस्था वो क्या होती थी उस समय, मजबूत होती थी, क्योंकि उन्हें बाहर किसी अन्य व्यक्तियों पर या किसी दूसरे क्षेत्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। तो कृषि और इस अर्थव्यवस्था का जो मजबूत होने का जो प्रमुख कारण था, जो कृषि यानी जो किसान थे, और इसके साथ साथ जो दस्तकार होते थे यानी अपने हाथों से जो कारीगर होते थे, उनका मेल जोल यानी उनका जो समागम होता था, आपसी जो मेल जोल होता था, उससे क्या है वो एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते थे। तो इस प्रकार जो गांव थे वो अपने आप में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे। अब क्या था, कृषक और का जो परिवार था यानी किसानों का जो परिवार था, वो खेती के अलावा जो खाली समय होता था, खाली समय के अंदर किस प्रकार के काम, विभिन्न प्रकार के काम करते थे, जैसे बुनाई का काम करना, इसके साथ साथ कताई का काम भी क्या है उन व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता था। परिवार की इस प्रकार जो परिवार की कपड़े की जो आवश्यकता थी, कपड़े की आवश्यकता होती थी, वो क्या होती थी उस समय पूरी हो जाती थी। इससे उनकी जो कपड़े की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती। अन्य जो कारीगर थे वो गांव के, वो विभिन्न प्रकार की उनको सेवाएं प्रदान करते थे। तो इसके बदले में वो क्या है, फसल का यानी किसानों से फसल का जो एक हिस्सा जो साल या 6 महीने के बाद में जो तय होता था वो उन कारीगरों को दिया जाता था, और उसके बदले में वो उनके घर की जो अन्य आवश्यकताओं जैसे कपड़े थे, फर्नीचर का जो काम था, जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, तो उसके द्वारा उनका कार्य चलता था। तो वो एक दूसरे पर इस प्रकार निर्भर थे। इसके साथ साथ शहरी जो व्यवस्था थी उस समय किसी को जो ग्रामीण क्षेत्र से वो दूर थी, लेकिन जो शहर थे उनकी भी अर्थव्यवस्था थी बहुत ही विकसित थी। शहरी जो अर्थव्यवस्था थी उस समय क्या थी, विकसित थी। इसका प्रमुख जो कारण था वो था बाजारों का जो आकर्षण, बाजारों का आकर्षण यानी भारतीय जो बाजार होते थे उसमें विशेष प्रकार के जैसे कपड़ा है, उसकी जो डिमांड थी वो क्या है, बहुत बाहर बड़ी डिमांड होती थी। जैसे रेशमी और सूती वस्त्र, रेशमी और जो सूती वस्त्र होते थे उनकी बाहर देशों यानी यूरोप के विभिन्न भागों में, इसके साथ जो शिल्पकला और जो भारतीय दस्तकारी होती थी जिसे चित्रकला हम कहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो मिट्टी के खिलौने जो बनाए जाते थे या जो बर्तन बनाए जाते थे, लकड़ी के जो खिलौने या बर्तन जो बनाए जाते थे उन पर चित्रों को उकेरना, तो उनकी, और इसके साथ साथ बहुत से जो कारीगर होते थे जो विभिन्न प्रकार के जो महलों यानी जो मकानों का जो डिज़ाइन था वो तैयार करते थे। तो भारतीय जो दस्तकार और शिल्पकारी की क्या है, बड़ी चर्चा होती थी, और इसके जो प्रमुख केंद्र माने जाते थे, जैसे सूती कपड़े के प्रमुख केंद्र कौन से थे, ढाका, अहमदाबाद और मसूलीपट्टनम, ये सब क्या थे,
भारतीय जो कपड़े के प्रमुख केंद्र थे। इसके साथ साथ रेशमी और सूती वस्त्र, रेशम और सूती जो कपड़ा था, रेशमी कपड़े की जो मांग थी वो किस में थी? लाहौर, आगरा और मुर्शिदाबाद। लाहौर, आगरा और मुर्शिदाबाद, इन क्षेत्रों में जो रेशमी जो कपड़े का जो उत्पादन होता था वो क्या है? काफ़ी प्रगति पर था। इसके साथ साथ कपड़े के अलावा, इस रेशमी कपड़े के अलावा कश्मीर, लाहौर व आगरा, इन क्षेत्रों के अंदर जो बनाए जाते थे ऊन के विशेष जो वस्त्र बनाए जाते थे, या ऊन के जो शाल होते थे, यानी ओढ़ने के लिए जिस जो वस्त्र होते थे, शाल, और जो बिछाने के लिए कालीन बनाई जाती है, उसकी बहुत ही बढ़िया किस्म के जो वस्त्र है वो बनाए जाते थे और ये काफ़ी मशहूर थे। इसके अलावा जो अन्य जो वस्तुएं थी जो विदेशों के अंदर यानी बाहर के देशों में जिनकी बड़ी मांग थी, उनमें थी आभूषण, या जैसे सोना है, चांदी, सोना, चांदी, और इसके साथ साथ चांदी के जैसे जेवर, धातु की वस्तुएं, धातु की बनी वस्तुएं, इनका क्या है? भारत के जो बाहर जो विदेशी जो बाजार होते थे उसके अंदर बहुत सी चीज़ों की काफ़ी मात्रा में जो मांग होती थी। तो इस प्रकार जो भारतीय बाजार है वो आंतरिक और बाहरी, आंतरिक व बाहरी दोनों ही मामलों के अंदर जो व्यापारिक जो क्षमता उनकी थी वो क्या थी? आत्मनिर्भर थी। और इस व्यापार में जो बैंकिंग जो व्यवस्था थी, बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत किया था। बैंकिंग जो व्यवस्था थी उसको प्रोत्साहित किया। उत्तर भारत के अंदर, उत्तर भारत में जगत सेठ और दक्षिणी भारत के अंदर चेटी जो समुदाय के जाति के जो लोग थे उनके द्वारा क्या है? वाणिज्य यानी जो व्यापार होता था उसको क्या है? बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा है वो मजबूत किया था। यानी इनके जो व्यापार थे उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया था। तो इस प्रकार 18वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश सरकार के उदय तक जो भारतीय जो व्यापार होता था उसके अंदर धीरे धीरे जो है बदलाव शुरू हो गया था। अब हम बात करते हैं, ये था ब्रिटिश 18वीं शताब्दी से पूर्व, यानी भारत के में अंग्रेजों के आने से पहले। अब क्या था? अंग्रेजों का जो आगमन हुआ था, अंग्रेजों का आगमन और इसका जो भारतीय जो व्यापार था उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, या जो भारतीय शिल्पकारी थी उसका क्या हो गया था? दमन हो गया था। शिल्पकारी का जो है दमन किस प्रकार हुआ था? देखिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में जॉन सुलेविन
जो राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे मद्रास की, जॉन सुलेविन राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष। कहां से? राजस्थान से। जॉन सुलेविन जो राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष थे राजस्थानी, उन्होंने जो भारतीय जो व्यापार होता था उसके बारे में एक जो टिप्पणी की थी। उनका मानना था कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, एक स्पंज की तरह है, स्पंज की तरह है, जो एक क्षेत्र से किसी भी कार्य के लिए, जैसे गंगा नदी के किनारे से, यानी गंगा की नदी का जो पानी है मान लीजिए, या गंगा नदी के जो क्षेत्र का जो व्यापार है उसको वहाँ से भरकर दूसरे क्षेत्र के अंदर, यानी गंगा के किनारों से सारी जो अच्छी वस्तुएं होती थी उसको उठाती थी और वो थोम्स नदी के किनारे, थोम्स नदी के किनारे उसको निचोड़ देती थी। यानी इसकी जो ये जो टिप्पणी थी, यानी स्पंज की तरह जो गंगा नदी की जो सारी अच्छी वस्तुएं हैं उसको वहाँ से उठाती और थॉम्स नदी के किनारे उसको निचोड़ देती थी, यहाँ उसको डाल देती थी। इस टिप्पणी का अर्थ क्या था? भी भारतीय के अंदर जो वस्तुएं का जो उत्पादन होता था उनकी कीमतें क्या होती थी? कम होती थी। और अंग्रेजों के आगमन के बाद में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश जो अधिकारी थे या जो ब्रिटिश प्रशासन था उसने अच्छी वस्तुएं थी उनको कम दाम पे यहाँ से भारत से खरीदा और उसको बाहर यानी इंग्लैंड के अंदर ले जाकर उसको क्या है जो ऊंची कीमतों पर बेचा करते थे। इस प्रकार उनको क्या है भारी मात्रा में या काफ़ी मात्रा में उनको मुनाफा होता था। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीय हस्तशिल्प का जिसमें उच्च गुणवत्ता थी उसकी क्या है काफ़ी जो बाहर के देशों में मांग थी और इसी गुणवत्ता और बेहतरीन दस्तकारी के कारण विदेशों के अंदर जो भारतीय सामान था उसकी काफ़ी चर्चा होती थी, उसकी गुणवत्ता थी, इसलिए उसकी डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो अब किस प्रकार के जो साजो सामान होते थे जिसकी भारतीय बाजार के अलावा जो विदेशों में मांग थी, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कपड़े की। कपड़े का जो व्यापार होता था वो भारत के बाहर देशों के अंदर किस प्रकार का जो कपड़ा है उसकी जो है डिमांड थी, यानी विभिन्न प्रकार के कपड़ों का जो रूप था या विभिन्न प्रकार के किस्म थी कपड़ों की, जिसकी दक्षिणी पूर्वी जो यूरोपीय बाजार थे, यूरोपीय बाजारों के अंदर दक्षिणी पूर्वी एशिया और पश्चिमी और मध्य एशिया में जो भारतीय कपड़े थे वो किस में जो है दी गई थी। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम मलमल की। देखिए जो मलमल का जो कपड़ा होता था वो जो इराक में स्थित मोसूल, इराक के अंदर मोसूल नाम का जो है स्थान है उसके नाम पर जो है इस कपड़े का जो नाम है वो मलमल पड़ा था। और ये जो कपड़ा है वो क्या है बारीक यानी जो महीन कपड़ा होता था, महीन कपड़ा होता था और इसकी जो कपड़े का जो व्यापार था वो बाहर देशों के अंदर किया जाता था। तो भारतीय जो कपड़ा था वो महीन था जिसका नाम मलमल था और इसकी जो है इराक जैसे देश के अंदर या बाहर के जो पूर्वी जो यूरोपीय जो देश थे, दक्षिण पूर्वी एशिया थी, उसके अंदर काफ़ी मात्रा में इनकी डिमांड थी। इसके बाद में आता है सीड्स।
शीट्स को बोला जाता है जैसे छींट का कपड़ा, हमारे यहाँ भी काफ़ी मात्रा में जो प्रचलित है, जो छींट का कपड़ा होता था, ये कपड़ा भी क्या था, सूती कपड़े की नाम से मशहूर था ये, यानी एक सूती कपड़े की जो ये किस्म थी। तो इसका जो उत्पादन होता था वो होता था आंध्र प्रदेश और मसूलीपट्टनम, इसके उत्पादन की ये प्रमुख केंद्र थे, आंध्र प्रदेश और मसूलीपट्टनम। तो ये जो कपड़ा होता था जिसे छींट का कपड़ा भी बोला जाता है, और इस छींट के जो कपड़े की विशेष जो पहचान थी वो होता था इसमें जो रंगीन फूल पत्तियों वाला, रंगीन फूल पत्तियों वाला क्या है ये कपड़ा हुआ करता था, और छोटे छोटे इसमें फूल, जो रंगीन फूलों के छापे हुआ करते थे। इसके बाद में कैलिको। देखिए कैलिको जो है का जो कपड़े का जो नाम है वो किससे पड़ा था, वो पड़ा था कालीकट से। और सबसे पहले जो पुर्तगाली थे वो कहाँ पे पहुंचे थे, कालीकट जो भारत के अंदर जो कालीकट तट पर सबसे पहले जो पुर्तगाली पहुंचे थे, जो सबसे पहले वास्को डी गामा का जो नाम आता है, जो 1492 के अंदर जो भारत के कालीकट जो शहर है वहाँ पे पहुंचा था। तो कैलिको जो है, कैलिको ये जो कपड़ा होता था ये क्या है, एक सादा सूती सफ़ेद कपड़ा होता है जिसको कैलिका बोला जाता है। और जो सूती वस्त्र थे, जो यूरोपीय जो लोग थे, जब वे वापस गए तो इस कपड़े को वो अपने साथ लेकर गए थे, और इसी की वजह से इसका जो नाम है वो कैलिको पड़ गया था। इसके बाद में पटोला, ये भी कपड़े, इस कपड़े की जो किस्म है इसमें पटोला प्रकार के फूलों व इसके जानवरों की छपाई, जानवरों की छपाई वाला एक प्रकार का जो है कपड़ा होता था। और इस पटोले किस्म के जो कपड़े थे इसका जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा सूरत और अहमदाबाद, सूरत, अहमदाबाद और इसके साथ साथ पाटन के अंदर, पाटन में पटोला किस्म का जो है कपड़ा वो बनाया जाता था। बंडाना, बंडाना भी क्या है, एक प्रकार के कपड़े की किस्म है। अब देखिए जो बंडाना का जो इस्तेमाल है वो कपड़े का जो किस्म है वो सिर और गले में, सिर व गले में जो पहनने वाले चटक रंग का एक कपड़ा होता था, चटक रंग का गुलबंद जिसे हम बोलते हैं, मफलर जिसे हम बोलते हैं गुलबंद, इसके लिए जो है वो इस्तेमाल होता था, यानी सिर पर और गले में पहनने के लिए इस प्रकार के कपड़े का जो है इस्तेमाल होता था जिसे हम गुलबंद कहते हैं। और इसका जो इस्तेमाल ज़्यादातर सर्दियों में होता है। इसका जो उत्पादन था वो राजस्थान, इसके साथ साथ गुजरात, राजस्थान और गुजरात के अंदर जो है इसका उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है। यह बांधने, यह जो कपड़ा है वो क्या है, बांधने में और इसके साथ साथ जो मृत व्यक्ति होते हैं, यानी किसी भी शव को ढकने के लिए इस कपड़े का जो है इस्तेमाल होता है। और
बंडाना जो शब्द है वो हिंदी के बंधन यानी जिसका अर्थ होता है बांधना से निकला है। अब हम बात करते हैं जामदानी। जामदानी जो कपड़ा है, इस तरह का जो कपड़ा है उसको हम बोलते थे बारीक मलमल। बारीक मलमल का जो कपड़ा था उसको जामदानी बोला जाता था और इस पर जो सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। क्या था? सजावटी जो चिन्ह होते थे, चिन्ह बुने जाते थे यानी सजावट की जाती थी। और इसका जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा ढाका और लखनऊ, ढाका व लखनऊ के अंदर सबसे ज़्यादा होता था। और इसके अंदर इस कपड़े को जो बुनते वक्त क्या है, सूती और सोने के तार, सोने के तार का जो है इस्तेमाल या इसका प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं हम डंगारी। देखिए जो डंगारी किस्म का जो कपड़ा है ये भी क्या है, जो कैलिको कपड़ा होता था, कैलिको की तरह के या कैलिको की किस्म की तरह क्या है, एक मोटा कपड़ा होता था जिसको डंगारी कहा जाता था। गिंगहोम, गिंगहोम, देखिए जो गिंगहोम है वो भी क्या है, एक सूती कपड़ा होता था यानी सूती वस्त्र जिस पर विभिन्न प्रकार की जो है धारियां और जो खांचे बने होते थे, खांचे बने होते थे या खांचों से वो बनाए जाते थे या बुने जाते थे। इसके बाद में शीर्षकर, शीर्षकर यह भी क्या है, एक जो बहुत ही हल्का और प्लेन कपड़ा होता था, प्लेन कपड़ा हुआ करता था और जिसमें क्या है धारियाँ बनी होती थी या विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के जो है वो खाने बनाए जाते थे। तो इस प्रकार ये भी क्या है, एक कपड़े की बहुत ही हल्की और जो प्लेन कपड़े की जो है किस्म थी। तो ये थे हमारे आज जो 18वीं सदी अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व जो यूरोपीय देश में जो भारतीय जो कपड़ा था, जिनकी किस्में थी, जिनकी काफ़ी मात्रा में यूरोपीय बाज़ारों के अंदर मांग थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो समुदाय थे, जैसे कारीगर थे, जो बुनकर होते थे, इन समुदायों के बारे में हम चर्चा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।